This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। ये रत्न काम कैसे करते हैं? तो काम इस तरह से करते हैं कि वो सीधी सीधी बात है कि अपनी ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जहाँ टच करते हैं वही सप्लाई दे देते हैं, चाहे वो हाथ में पहनो चाहे गले में पहने, बॉडी से टच होना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि दोनों के कारक मंगल है। ये जो पर्टिकुलर जो प्लैनेट्स हैं उनके किस नक्षत्र में कितनी डिग्री पर है ये देखना बहुत बारीकी वाली विषय होती है कि लोग बोलते हैं चंद मोती पहना दो तो उसका जो है पाइनिकनेस कम होता है। जब पुरानी मछली हो जाती है तो उसके सिर में एक मोती हो जाती है तो उस मोती को भी पहनाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि इनके लिए जरूरी होता है रूबी। गुरु को भी देखना पड़ता है कि गुरु के पहनाने से क्या इनको कोई रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नीलम कभी भी केवल कुंडली देख करके कभी मत पहनिएगा क्योंकि इसका रिजल्ट आधे घंटे में आता है। अगर वो चंद्रमा की होरा में है तो प्रयास करने पे ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो चंद्रमा की होरा में नहीं है, सूर्य की होरा में है, तो फिर वो यही होगा, भगवान हमेशा ऐसे करके खड़े रहेंगे, कहेंगे अगले जन्म में देखेंगे। जिनका लग्न धनु है या जिनका लग्न मीन है उन्हें पोखराज पहन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एस्ट्रो चौक। रत्न शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र का एक अहम हिस्सा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सही रत्नों का चयन करके उसे धारण करने पर हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत किया जाए जो रत्न शास्त्र के बारे में जानकारी रखता हो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य राजेश कुमार जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या रत्नों को पहनने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब मनुष्य को या कोई समस्या होती है तो तमाम सारे जो ऐसे ज्योतिष के लोग हैं, जो तमाम विद्वान हैं, वो बताते हैं कि आप फला रत्न पहनिए तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो क्या वाकई रत्न को धारण करने से हमारे जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है उसका? देखिए, चूँकि ये बड़ा ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसे कह सकते हैं और इस विषय को मैं समझता हूँ कि थोड़े समय में विस्तार से बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हम आपको ये बता सकें कि पहली चीज़ तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि रत्न होते क्या है और रत्नों का प्रभाव किसी भी इंसान के जीवन पे कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव पड़े या नेगेटिव पड़े। तो पहली बात तो इसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि रत्न निकलते कहाँ से हैं। तो आप ये देखेंगे कि रत्न जो है वो कहाँ से निकलते हैं। वो निकलते हैं ज़मीन से, वो निकलते हैं जानवर से, वो निकलते हैं पेड़ पौधों से, समझ रहे हैं आप, वो निकलते हैं पानी से, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप थोड़ा सा, आपके सवाल का जवाब मैं डायरेक्ट न दे करके मैं समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझने का प्रयास करें कि रत्न जो है ये जब जहाँ मतलब चाहे वो ज़मीन के अंदर से निकले या कहीं से भी निकले, इतना जान लीजिए कि रत्नों के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स और नेट होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स और नेट जो है ये रत्नों के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी देते हैं, इस तरीके का उनको पावर देते हैं जिसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि वो जहाँ भी टच करता है, यानी कुल मिलाकर के वो अपनी ओन एनर्जी को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते रहता है। अपनी खुद की एनर्जी को एटमॉस्फेयर से कैसे एब्जॉर्ब करता है? ग्रेन्यूल्स और नेट के द्वारा, अगर असली है तो। अब वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ पर इसको सप्लाई देगा? जहाँ टच करेगा। ये पत्थरों के अंदर भी होता है तो भी टच करता है तो पत्थरों को सप्लाई दे देता है। तो कुल मिला करके मैं इसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, सबको पता है। अगर खाली इन्वर्टर रखा है तो काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। यही काम हमारे स्टोन के लिए कहा गया है, जो जेम्स स्टोन है, और आज से नहीं है, हजारों वर्षों से ये स्टोन रहे हैं। चाहे आप महाभारत उठा लें, चाहे रामायण उठा लें, चाहे कोई भी काल उठा लें। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपका प्रश्न है कि ये रत्न काम कैसे करते हैं, तो काम इस तरह से करते हैं कि वो सीधी सीधी बात है कि अपनी ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जहाँ टच करते हैं वही सप्लाई दे देते हैं, चाहे वो हाथ में पहनो चाहे गले में पहने, बॉडी से टच होना चाहिए। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि क्या रत्न पहनने से जो वास्तु दोष होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, या वास्तु दोष को ठीक करने का कोई अलग उपाय? क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर ये वास्तु दोष है
तो इस प्रकार का अगर आप रत्न धारण करेंगे तो वास्तु दोष जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। कृष्णा जी, यहाँ पर एक नया विषय है, मैं थोड़ा 10 कदम पीछे जाके तब आपके सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ बार बार। उसका कारण है कि जैसे आपने कहा कि रत्न जो हैं वो क्या कहते हैं, वास्तु में काम करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि वास्तु अलग चैप्टर है, अलग चीज़ है, और रत्न अलग चीज़ है। मैं आपको सच बताऊं तो आपको ये लगता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं खुद कर रहा हूं। वास्तविकता ये है कि जो आपके जन्मकालीन के समय जो ग्रह नक्षत्र जिस तरह से बैठे होते हैं और उस पर जब गोचर का हिट पड़ता है, महादशा अंतरदशा साथ देती है, तब जाकर के कोई रिजल्ट आता है। अब कोई लड़का तैयारी कर रहा है, मान लीजिए कि पुलिस लाइन में उसको दौड़ना है, तैयारी तो करेगा, यानी तीसरा भाव एफर्ट का हो गया, छठा भाव स्ट्रगल का हो गया, और 11वां भाव इनकम का हो गया। तो एफर्ट स्ट्रगल वो करेगा, लेकिन इनकम उसके हाथ में नहीं है। यानी वहाँ पर गया तो देखा 1000 लोग दौड़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेलेक्ट हो। तो आउटपुट उसका सिलेक्शन और होना या न होना ये निर्भर करता है उसकी दशा अंतरदशा पर। तो यहाँ पर जो आपने वास्तु की बात की है, तो मैं वास्तु के लिए यही बोलूँगा कि वास्तु एक अलग चैप्टर है। वास्तु मतलब हो गया हम किसी जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं उसके वास्तु के बारे में, कि भाई उसमें कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसके बाद पूरब उत्तर का कोना, पश्चिम दक्षिण का कोना, और इस तरह से सारी दिशा को लेंगे और फिर ऊपर और नीचे सबको जोड़ लेंगे तो 10 दिशाएं आएंगी। तो ये 10 दिशाओं के आधार पर प्लस मिट्टी को चेक करते हुए जहां हम रह रहे हैं वो हमारे लिए उपजाऊ, हमारे लिए पोटेंशियल होगी कि नहीं, ये निर्भर करता है। वहाँ पर रत्न काम नहीं करते। सर, किस राशि के लिए सर कौन सा रत्न पहनना चाहिए? क्योंकि देखा गया कि लोगों की अलग अलग राशियां होती हैं, लेकिन कई बार लोगों का जो लोग चुनते हैं अपने लिए, जो उनका जो रत्न पहनना चाहते हैं वो गलत भी हो जाता है। तो कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न सबसे बेहतर माना गया है? ठीक, देखिए यहाँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इतनी राशियाँ बनती हैं ऑटोमेटिक, यानी जन्म के अनुसार बनती हैं। जहाँ चंद्रमा बैठता है, जिस दिन जन्म हुआ वही उसकी राशि होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चंद्रमा उस दिन जहाँ रहेगा वही उसकी राशि होगी, और लग्न जो बनेगा वो उसका लग्न होगा। मूल जो मेन होता है, हार्ड डिस्क होता है, इसको आज की भाषा में कहते हैं। तो कुल मिलाकर के राशि के अनुसार अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि देखिए मेष और वृश्चिक राशि पहले मैं लूँगा। तो मेष और वृश्चिक राशि दोनों के कारक मंगल हैं। हमें देखना होगा कि ये मंगल इनके लिए फ़ायदेमंद है, यानी नीच का तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, किसी दूषित ग्रह से जैसे केतु से राहु से पीड़ित तो नहीं है। अगर इस तरीके की स्थिति नहीं है तो इनको हम क्या करेंगे, मूंगा पहनाते हैं पहली बात। मगर मूंगा पहनाने में भी 2 बातें आती हैं कृष्णा जी। पहली बात तो ये आती है कि वो लड़का का मंगल जो है वो उसकी कुंडली में 4थे 7वें 8वें 12वें और लग्न, तो लग्न 4थे 7वें 8वें 12वें न बैठा हो, क्योंकि अगर वहाँ बैठेगा तो वो पूरा प्रभाव रखता है उस व्यक्ति पे, जिसे आप मंगल दोष कहते हैं। तो अगर मंगल दोष है तो वहाँ देखना पड़ेगा कि उसे पहनना है कि नहीं पहनना है। दूसरी राशि की बात करें तो दूसरी राशि आती है वृषभ। वृषभ की 2 राशियाँ होती हैं, एक तुला और दूसरा वृषभ। दोनों के कारक जो है शुक्र होते हैं, और ये हमें देखना पड़ता है कि शुक्र जो है वो उनके किस भाव में बैठा है। अब मान लीजिए कन्या में बैठा है तो वो नीच का हो गया, लेकिन अगर मीन में बैठा तो उच्च का हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ता है, वो मंगल के लिए भी लागू होगा, कि ये जो प्लैनेट है, ये जो पर्टिकुलर जो प्लैनेट्स हैं उनके किस नक्षत्र में कितनी डिग्री पर हैं, ये देखना बहुत बारीकी वाली विषय होती है, किस नक्षत्र में कितनी डिग्री पर है। तो अगर उनको कहते हैं ना कि अगर वो सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं पहनाते हैं। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी उनके अंदर कोई कमी है, तो हम क्या करेंगे, शुक्र के लिए 2 चीज़ पहनाते हैं। एक होता है ओपल और दूसरा होता है डायमंड। तो ओपल और डायमंड को लेकर के आप चल सकते हैं। अब यह निर्भर करेगा उस व्यक्ति के जातक की कुंडली देखनी पड़ेगी कि इसे ओपल जरूरी है या डायमंड जरूरी है। यह विषय होगा जातक की कुंडली को देख के। तीसरी राशि आती है वो है मिथुन। जाहिर सी बात है, मिथुन और कन्या, यानी यह 2 ऐसे राशियां हैं जिनका कारक
जिनका वो लॉर्ड जो है वो बुध होता है। बुध के साथ भी ये देखना पड़ता है कि बुध की क्या सिचुएशन बन रही है, बुध कहाँ बैठा है ना। मतलब बुध को भी देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति क्या है। जैसे बुध कन्या में बैठा है तो उच्च का हो गया, मीन में बैठा है तो नीच का हो गया। तो सीधी बात है, उसको भी हमें बहुत बारीकी से ध्यान रख करके इसी तरीके के टर्म्स कंडीशन में हम उसको पन्ना पहना सकते हैं, और इसके सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं और इन सब्स्टिट्यूट्स को भी हम पहना सकते हैं। अब आता है मिथुन के बाद कर्क आता है। कर्क, इसकी एक ही राशि होती है कर्क, यानी 4 नंबर। कर्क के लिए बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है। आजकल एक बड़ा ही कन्फ्यूजन इस पूरी दुनिया में हमेशा देखा है मैंने, खास तौर से उत्तर क्षेत्र में, कि लोग बोलते हैं चंद मोती पहना दो तो उसका जो है पाइनिकनेस कम हो जाएगा। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा नहीं होता। उस कर्क राशि को क्या जिम्मेदारी उसके जीवन काल में मिली है, ये देखना जरूरी। और कर्क के लिए ये चीज़ देखेंगे तो इसमें एक सामान्य मोती आती है जो होती है, एक होती है मोती जो जिसके अंदर ग्रेनुल सोनेट ज़्यादा होंगे, एक मोती होती है जिसे हम मछलियों के शीप के कह सकते हैं, नहीं, मछलियों के सिर के अंदर वो शीप ऑटोमेटिक जब पुरानी मछली हो जाती तो उसके सिर में एक मोती हो जाती है, तो उस मोती को भी पहनाते हैं। इसी तरह से साउथ सी पर्ल हैं, तो साउथ सी पर्ल जो शीप होती हैं वो साउथ सी के पर्ल में वो समझ लो कि इतना बड़ा साउथ सी शीप होता है कि उसके अंदर एक बच्चा पैदा हुआ अंदर आ सके, तो उसके अंदर के पर्ल जो है बड़े बड़े होते हैं। ऐसे करके हम पर्ल उनको पहना सकते हैं। तीसरी चीज़ नेक्स्ट आता है वो है सिंह राशि। सिंह राशि भी अकेला है, वो सूर्य को गवर्न करता है, जैसे कर्क राशि चंद्रमा को गवर्न करती थी। तो सूर्य को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि भैया सूर्य की क्या पोजीशन है। अगर सूर्य मेष में है तो उच्च का है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। और अगर वो तुला में है तो सीधी बात है, तुला में होने का मतलब साफ हो गया कि वो नीच का है। तो वहाँ बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा कि इनको हम पहनाएं कि ना पहनाएं, क्या पहनाएं। इसके लिए सिंह राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि इनके लिए ज़रूरी होता है रूबी, या इसे हम माणिक भी कहते हैं। रूबी या माणिक, यानी दोनों एक ही नाम है। आप इसको उन्हें पहना सकते हैं, वही सिद्ध ग्रह नक्षत्र का मतलब पावर देख के पहना सकते हैं, अगर वो मेष या तुला में नहीं है तो। उसके बाद चौथा आता है कन्या, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। तुला उसके बारे में बता चुके हैं। वृश्चिक उसके बारे में बता चुके हैं। अब आता है धनु। धनु राशि जो है वो गुरु के 2 राशियां होती हैं, एक धनु और एक मीन। तो हमें क्या करना होता है, गुरु को भी देखना पड़ता है कि गुरु के पहनाने से क्या इनको कोई रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गुरु के लिए हम क्या करते हैं, पुखराज पहनाते हैं, टाइगर पहनाते हैं, सुनहला पहनाते हैं, ये निर्भर करता है। और साथ में ये बात जाननी ज़रूरी है कि अगर गुरु उच्च का या नीच का है तो वहाँ बारीकी से हमें देखना पड़ेगा। उच्च और नीच का मतलब, अगर गुरु कर्क राशि में बैठा है तो वो उच्च का हो गया, और अगर मकर राशि में बैठा है तो नीच का हो गया। दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम उनको पहना सकते हैं। उसके बाद आता है मकर। मकर की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। ये शनि की राशियां होती हैं, और शनि के लिए भी यही चीज़ लागू होती है। अगर शनि मेष में है तो नीच का हो गया, और शनि अगर तुला में है, शनि अगर तुला में है तो उच्च का हो गया, शश योग बना लेगा। तो अगर ये चीज़ नहीं बनी है तो हम खास तौर से इस स्टोन को देखा गया है, ये क्विक रिजल्ट देता है। ये टेस्टेड स्टोन है जिसे हम नीलम कहते हैं। नीलम कभी भी केवल कुंडली देख करके कभी मत पहनिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आधे घंटे में आता है। यही कारण है कि असली नीलम को पहनने से पहले कहा जाता है कि आप इसको किसी कपड़े में लपेट के और रात में सोते समय अपने तकिया के नीचे रखिए या अपने बाह में बांध लीजिए, और ऐसे 3 रात करिए और सवेरे निकाल दिया करिए। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप उसे पहन सकते हैं। तो ये कुंभ और मकर और कुंभ की बात होगी। मीन का मतलब वही धनु जो हमने गुरु का बताया। तो इस तरह से सारी राशियों का एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको दिया है। लेकिन कभी कभी पहनाने के उद्देश्य जो होते हैं उसमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तो हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पर जो उनको रिकमेंड नहीं है, मतलब स्टोन वो रिकमेंड करके हम पहनाते हैं, यानी उसको पहना देते हैं, और 6-8 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो रत्नों से रिजल्ट तो आता है, इसमें कोई दौरा नहीं, बशर्ते कि उनको कोई अच्छे से उसको
सर्वेक्षण करने वाला हो, उनको निरीक्षण करके अच्छे से समझ ले तब पहना। अच्छा सर, जब आपने बोला शादी की बात, तो अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है तो उनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए? ऐसे नहीं बताया जा सकता। मेष अगर लग्न है तो शादी को तुला आ जाएगा, तुला 7वां भाव। इसी तरह से वृषभ है तो वृश्चिक आ जाएगा, है ना। तो जो सप्तम भाव पड़ेगा उसकी स्थिति को देखते हुए, मतलब हम एक शब्द में ये नहीं कह सकते कि आप उनको ये पहना दो शादी हो जाएगी, नामुमकिन है। अच्छा सर, ग्रहों के दोष देखे जाते हैं क्या? आपको मैं रोकूं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ज़िंदगी में मिले ही। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि विवाह नहीं होगा और होगा तो वैवाहिक कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा चैप्टर है कि पता चला विवाह तो हो गया लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, विवाह तो हो गया तलाक हो गया। तो बहुत से ऐसे कारण बनते हैं। ये बहुत बड़ा एक एक विषय पे अगर हम आपसे बात करें तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम विवाह के लिए ये पहना दें, ऐसे नहीं होता। उसके लिए कुंडली देखना जरूरी होता है। अच्छा सर, वही कई बार देखा जाता है कि ग्रहों के दोष होते हैं, तो ग्रहों के दोष से बचने के लिए भी क्या रत्न पहने जाते हैं, और रत्न फिर क्या कामयाब होते हैं? उन दोष से हमें वो कितना बचा पाते हैं? हाँ, ग्रहों के दोष में बहुत से दोष देखे गए हैं। जैसे अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए, या सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल के साथ राहु या केतु कोई भी बैठ जाए, तो वो ग्रह दूषित हो जाता है। जब वो ग्रह दूषित हो जाएगा तो वह पूरे जीवन, ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे के जन्म काल से दूसरा हो, ये पीछे चला रहा है, उनके पिता में भी था, पिता के पिता में भी था। तो जैसे पितृदोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया, तमाम तरह के दोष बनते हैं। तो अगर ये दोष के बारे में आप पूछेंगे तो ये दोष जो बनते हैं इनका निवारण तभी हो सकता है जब वो चंद्रमा की होरा में हो। देखिए एक नया सब चैप्टर आ गया, चंद्रमा की होरा, यानी भगवान ने, प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि सब कुछ आप ठीक नहीं कर सकते। अगर वो चंद्रमा की होरा में है तो प्रयास करने पे ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो चंद्रमा की होरा में नहीं है, सूर्य की होरा में है, तो फिर वो यही होगा, भगवान हमेशा ऐसे करके खड़े रहेंगे, कहेंगे अगले जन्म में देखेंगे। कहने का सेंस ये है कि बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि ज़बरदस्ती पूजा करा देंगे, वो कर देंगे। तो वो देखना ज़रूरी है कि वो जो पर्टिकुलर जो वो भाव है, वो भाव कहाँ बैठा, उसकी क्या स्थिति बन रही है। अगर चंद्रमा की होरा में है तो उसको ठीक किया जा सकता है, मोटा मोटी बात। अच्छा सर, कई बार देखा जाता है कि हमारे रिश्ते थोड़ा गड़बड़ होते हैं, तो क्या रत्न पहनने से रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ता है? और फिर उन रिश्तों को सुधारने के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर रहें? ठीक है, रिश्ते कई प्रकार के हैं। आप रिश्ते में आप भाई बहन का रिश्ता कह सकते हैं, आप और भी तमाम रिश्ते जो होते हैं घरों में उनको कह सकते हैं, सास ससुर का रिश्ता कह सकते हैं। तो ये रिश्ता पे डिपेंड करेगा कि कौन से रिश्ता की आप बात कर रहे हैं। उस रिश्ता को ठीक करने न करने का विषय वैसे ही आएगा जैसे अभी हमने 2 मिनट पहले बताया कि अगर वो ठीक करने की बात है तो आप ये मान के चलो। अच्छा, दूसरी बात देखो, जीवन काल की सबसे खराब समय बोला गया है 7.5 का खराब समय बोला गया है। अगर राहु की दशा में राहु मतलब सही जगह नहीं बैठा है तो उनकी दशा का, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो ख़ास तौर से ये देखा गया है कि जो अपने होते हैं, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वही आपसे दूरी बना लेते हैं, आपस में टेंशन होने लगती है। तो कहीं ना कहीं से हम ये नहीं कहेंगे उनकी दशा चल रही होगी, मगर ये ज़रूर है कि उनका कहीं ना कहीं से उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उनके कुंडली पे, है ना। अब जैसे चौथे भाव को बात करें तो माता पिता आपका घर देख लेंगे। 10वें भाव को बात करें तो आपके ख़ास तौर से आपका जो करियर है उसको देख लेंगे। तो ये निर्भर करता है कि प्लैनेट बैठा कहाँ है, और उसके आधार पर, मतलब आप सोच के देखो कि अगर इस पूरी पृथ्वी में अगर 700 अरब आबादी है पूरे ब्रह्मांड में, तो 700 अरब आबादी में कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। छोड़ दो इतना बड़ा, अपने घर में देखो कोई एक दूसरे से जुड़वा की बात अलग है, कोई टैली नहीं करता है। ग्रह नक्षत्र तो वही है। तो आप सोच के देखो कि कितना नेचर ने ऐसा बनाया है, प्रकृति ने बनाया है कि 45 सेकंड में कुंडली बदल जाती है ना। जुड़ा बच्चा हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बच्चे हुए 5 मिनट के अंतराल में तो दोनों IAS बने या दोनों बिजनेसमैन बने। 45 सेकंड बीता तो उसकी कुंडली में प्रभाव आ जाएगा, ऐसा प्रभाव आएगा जो थोड़ी दिक्कत की बात करेगा। सर वही रिश्तों की सर हम बात कर रहे थे। आजकल देखा जा रहा है कि सर जो तलाक हैं वो बहुत हो रहे हैं, और अगर हमारे दर्शक को आप बताना चाहें कि ये तलाक जैसी चीज़ों को रोकने के लिए
क्या ग्रह दशा बन रहा है, क्या संयोग बन रहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि मियाँ बीवी के बीच तलाक हो रहा है। उसके लिए अगर उनको कोई रत्न आप सजेस्ट करें जो अमूमन लोग पहन सकें। बिल्कुल, देखिए तलाक का विषय है वो पति और पत्नी के बीच का विषय है। यह तलाक खुद आपस में पटरी नहीं खा रही है इसकी वजह से हो रहा है, या कोई फीडबैक दे रहा है गलत परिवार में बहुत लोग होते हैं गलत फीडबैक देते हैं उसकी वजह से हो रहा है। कई कारण बनते हैं। तो अगर तलाक के कारण बने हुए हैं कि भाई ठीक है हम यह जान रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको कुंडली देखना पड़ेगा कि अगर सप्तम भाव यानी शादी का घर 5वें भाव में बैठा हो, शादी का घर 11वें भाव में बैठा हो और शादी का घर 3रे भाव में बैठा हो, यानी शादी का जो ग्रह है वो अगर यहाँ बैठा है 5वें 11वें और 3रे, तो ये मान के चलिए कि 90% देखा गया है कि अगर उस पर कोई पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही जैसे गुरु की, चंद्रमा की, शुक्र की, तो निश्चित रूप से वह टूटेगा और यह ज़्यादा चांसेज है कि यह प्रेम विवाह से संबंधित मामला बनेगा, यानी प्रेम के माध्यम से उनका विवाह होने का बनेगा और टूटने का बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि विवाह में अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको हम क्या ऐसी चीज़ बता दें, तो सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तमेश जहाँ बैठा है उसके पर्टिकुलर जिस राशि में बैठा वहाँ किस नक्षत्र में बैठा है, इन सबों को निकाल करके हम एक लाइन में कह सकते हैं कि अगर रुकने वाला होगा तो वही होरा की बात आ जाएगी। मतलब विधि ने लिखा है तो होगा ही होगा, और अगर होरा उनका चंद्रमा में है तो उनकी शादी बचाई जा सकती है। क्या चमत्कार होगा ये मैं आज 27 साल से देख रहा हूँ। अच्छा सर, लोग देखते हैं कि कई प्रकार के रत्न पहनते हैं और साल भर बीते, 2 साल बीते, 5 साल बीते, तो क्या जो जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो क्या जो रत्नों का जो प्रभाव होता है, जो उसका असर होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है? हाँ देखिए असल में एक शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा, लाइफ स्टोन। लाइफ स्टोन मतलब लग्नेश, पंचमेश और नौमेश। लग्न भाव का स्टोन, पंचम भाव का स्टोन और नवम भाव का स्टोन। ये स्टोन इंसान को अगर वो ठीक जगह बैठा है तो उसे आपको पहनाना चाहिए। इसको आप कह सकते हैं आपकी गाड़ी अगर 4 व्हीलर है तो उसमें चेचिस होता है, तो ये आपका चेचिस है जिसमें आपको बैलेंस करके ले चलता है। तो ये लाइफ स्टोन होते हैं, इनको बदला नहीं जाता। अब राहु की दशा आ गई, पहन लिया आपने गोमेद, लेकिन गोमेद आपको उतारना पड़ेगा जब राहु की दशा खत्म होगी। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें आएंगी जहाँ पर हमको हटना पड़ता है। मैं तो बताऊँ अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, 7.5 आती है और 7.5 जब चल पड़ती है तो पूरा घर बिल्कुल ही सब मतलब ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो जाता है। उनका बिजनेस, उनका काम, उनका सब कुछ, एंजाइटी रहती है, दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर वहाँ दिक्कत आ रही है तो हम इतना जानते हैं कि अगर इस तरीके की समस्या हो रही है तो निश्चित रूप से 7.5 का इलाज जो शास्त्रोक्त बना है उसे करके इस समस्या को रोका जा सकता है। जो उससे संबंधित इलाज है उसे ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा स्थिति तनावपूर्ण तो रहेगी लेकिन नियंत्रण में रहेगी। तो स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, नियंत्रण में करने के लिए आपको कोई न कोई ऐसा विधा है, ऐसा सिस्टम है जिसे हमें बताना पड़ता है जब कुंडली देखते हैं तो। अच्छा सर, जैसे अगर माना जाए तो अमूमन जो आम लोग जानते हैं 2-3 ऐसे रत्न हैं जो सबके जुबान पे होते हैं। वो एक पन्ना हो गया, एक पुखराज हो गया, एक मोती हो गया। तो अगर हम जानना चाहें कि पुखराज किसको पहनना चाहिए? पोखराज जिनका लग्न धनु का है, मैं राशि से नहीं बता रहा हूँ, राशि अलग चैप्टर है, जिनका लग्न धनु है या जितना लग्न मीन है उन्हें पोखराज पहन सकते हैं। और जिनका अब सप्तम भाव क्या है, ये मार्केस है, तो ये इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई शादी नहीं हो रही है या ऑपरेशन का सिस्टम चल रहा है तो हम उसको पहना के 6-8 महीने बाद उतार देते हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर पोखराज पहनाना है तो उनका लग्न जो है देखना पड़ता है, लग्न धनु हो या मीन हो। दूसरी चीज़ आपने पूछा कि पन्ना, अभी नाम लिया था आपने, तो पन्ना के लिए ज़रूरी है कि लग्न जो है वो क्या हो, वो कन्या राशि का हो या मिथुन राशि का हो। अगर लग्न कन्या या मिथुन का है और वो नीच का नहीं है तो उन्हें हम पन्ना पहनने की बात करते हैं। वही बात आ गई लग्न पंचम और नवम भाव। इसको एक कहते हैं ना कि बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसे पहनना चाहिए। मोती सर, अमूमन हम देखते हैं कि सबके हाथों में मोतियां मिल जाती हैं, लगभग लोग मोती पहने रहते हैं अपने हाथों में। मोती के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब कर्क राशि की चर्चा कर रहे थे तो हमने आपसे कहा कि मोती, ये कर्क राशि आई कहाँ है, लग्न पे आई है तो निश्चित रूप से उनको शीतलता प्रदान करेगी अगर हम बढ़ा देते हैं। सप्तम भाव में आई है कर्क राशि तो याद रखिए उनकी शादी का सत्यानाश होना है।
समझ रहे हैं आप। तो ये निर्भर करता है, नवम भाव में आई है और पंचम भाव में आई है तो भी आप मोती पहना सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि असली मोती और नॉर्मल मोती, ये सब नॉर्मल मोतियां हैं, इनका कोई असर नहीं होता है। तो आपने सुना कि ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य राजेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि कौन सा रत्न किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, रत्नों से जो ग्रह दोष हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और कब रत्न पहनना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, कौन से रत्न को कितने दिन तक पहनना चाहिए, तमाम सारी चीज़ों पर हमने बातचीत किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और एस्ट्रोलॉजर, किसी और ज्योतिष शास्त्र के जानकार के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम।